गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हर बार बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करिए। और साथ ही साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल के दो नियम कौन कौन से हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि फैराडे के दोनों नियम में से कोई एक नियम आना बिल्कुल कन्फर्म है, और प्योरली आपसे पूछता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना किसे कहते हैं, परिभाषित करिए। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी का आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बेसिक एक लाइन का बेसिक आपको कोरिलेट करते हुए फिर आगे चलते हैं। जैसे कि अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता क्या है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो सिर्फ एक मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि मैग्नेट में हमें पढ़ाया जाता है, मैग्नेट में पढ़ाया गया है ये टॉपिक कि ड्यू टू करंट, मतलब जो धारा होती है, ड्यू टू करंट, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। मतलब धारा के आसपास उस तार में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ें बताया था ऑस्टर्ड साहब ने। इस एक्सपेरिमेंट को किन्होंने बताया था? ऑस्टर्ड साहब ने। तो मैग्नेट टॉपिक की भूमिका जो बनती है वो यहीं से बनती है कि जब किसी धारावाही चालक तार में मतलब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। लेकिन इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट, जस्ट इसी टॉपिक का रिवर्स कॉन्सेप्ट, इसका जस्ट रिवर्स फैराडे साहब बीच में आते हैं। फैराडे साहब, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फैराडे साहब बीच में आते हैं, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। इन्होंने अपना ये विचार रखा, माइकल फैराडे ने अपना ये विचार रखा, मतलब अपना जो विचार व्यक्त किया वो इस बात पे आधारित था कि क्या हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र से, क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट की जो थिंकिंग है, ये जो बातें हैं, इसको प्रूफ किया था माइकल फैराडे ने, क्योंकि ये अब सत्य हो चुका है कभी का। मतलब माइकल फैराडे ने ऑलरेडी अपने थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स, कुछ परीक्षणों के थ्रू इस बात को बहुत अच्छे से सिद्ध कर दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं किसी बंद परिपथ के तहत या किसी बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब हम परिवर्तन करते हैं, इट मीन्स ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रवाहित होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो इनका विचार आधारित था माइकल फैराडे साहब का, माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट इस बात पे आधारित था कि यहाँ से इन्होंने बोला है चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है ये धारा को उत्पन्न कर सकता है, यहाँ से भी धारा प्रवाहित हो सकती है अगर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना, और इसी को कहा जाता है प्रेरित धारा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अब शुभारंभ करते हैं। माइकल फैराडे ने किया क्या था, अब इनके एक्सपेरिमेंट से यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप लिखना चाहोगे तो ये बात पहले बता दीजिएगा, मैं बोल के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। बिल्कुल सेम जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, इन पॉइंट्स को टू द पॉइंट कोरिलेट करके मैंने लिख दिया है। आप सबसे पहले ये बताओ कि ऑस्टर्ड ने अपने परीक्षण में यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसके विपरीत फैराडे साहब ने यह प्रदर्शित किया कि क्या चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके धारा उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि हाँ उत्पन्न कर सकते हैं तो इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना कहते हैं, और इस दौरान जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रेरित धारा कहते हैं।
ये बातें आप लिख लीजिएगा बिल्कुल वीडियो पॉज करके। अब यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इनका एक्सपेरिमेंट है, किनका? माइकल फैराडे साहब का। माइकल फैराडे साहब ने जो परीक्षण किया है वो कुछ ऐसा है, आप चित्र बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। एक इन्होंने चुंबक लिया, ये चुंबक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके सामने इन्होंने एक कॉइल रखा, ये हमारा कॉइल है, ठीक, जो कि प्रारंभिक अवस्था में ये कॉइल स्थिर है। ये कॉइल जो है हमारा ये स्थिर है, ये कॉइल गतिमान बिल्कुल भी नहीं है। कॉइल हमारा स्थिर है और ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक, ये एक बार इसको इसके तरफ मूव कर रहा है और एक बार इसके विपरीत मूव कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। इस चुंबक को एक बार पास ले जाते हैं, एक बार दूर ले जाते हैं। तो जब ये चुंबक पास जाता है और दूर जाता है तो इस शर्त में इस कॉइल में कुछ न कुछ धारा प्रवाहित हो गई। इसी को कहते हैं प्रेरित धारा, इसी को कहते हैं प्रेरित धारा। इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट देखो, आगे ले जाओगे और पीछे ले आओगे, दोनों शर्त में तभी धारा बहेगा। ये भी समझ लो, एक्सपेरिमेंट इनका नंबर 1 यही है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कि इस चुंबक को आपको लगातार गतिशील रखना है। ये चुंबक लगातार गतिशील है, एक बार जाएगा एक बार आएगा, ठीक है, सिंपल। अब इसका दूसरा अप्रोच देख लो, इसी का दूसरा अप्रोच। अब की बार चुंबक हमारा स्थिर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब की बार चुंबक स्थिर है। अब हमारी कॉइल आगे पीछे जाएगी, ये मैं कॉइल बना रहा हूँ, और अब की बार ये कॉइल आगे पीछे जाएगी। कॉइल के आगे पीछे जाने का मतलब क्या है? अब की बार चुंबक स्थिर है, अब की बार चुंबक फिक्स है। ये कॉइल एक बार आगे मूव करेगी और एक बार ये कॉइल पीछे मूव करेगी, ठीक है। इस कॉइल को एक बार इसके पास ले जाओ, एक बार इससे दूर ले जाओ। तो इस शर्त में भी इस कॉइल में धारा प्रवाहित हो गई, इस कॉइल में भी इस बार धारा प्रवाहित हो गई। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर धारा का मापन करता है। यहाँ बैटरी न लगा करके हमें गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये चीज़ है। तो ओवरऑल ये आपकी चुंबक स्थिर था और कॉइल आगे पीछे गतिमान थी। और ये हमारा इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। और इन्होंने ये देखा, तीसरा और लास्ट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट देखा, ना चुंबक गतिमान है, चुंबक ये नॉर्थ और साउथ ये स्थिर है, ये नहीं गतिमान है। यहाँ तो धारा उत्पन्न हो गई, मतलब इस शर्त में भी प्रेरित धारा, ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर प्रेरित धारा प्रवाहित हो चुकी है। क्योंकि भले कॉइल स्थिर है लेकिन भले चुंबक स्थिर है, लेकिन कॉइल जो है, जो लूप है प्रणाली का, ये आगे पीछे गतिमान हुई है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि ना चुंबक गतिमान है ना कॉइल गतिमान है, दोनों के दोनों स्थिर हैं। ये देखिए, दोनों स्थिर हैं, दोनों की वेलोसिटी 0 है, मतलब ये भी हमारा 0 है, u बराबर 0, और इसका भी v बराबर 0, मतलब ना ये गतिमान है ना ये गतिमान है। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3। और यहाँ पे कहा जाता है प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं हुई है, इट मीन्स I बराबर 0। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं। आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में जरूर बनाइएगा। और यहाँ पे अब आप लिखेंगे, अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, इन डायग्राम को मैं साइड कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, आपको ये बताना है कि जब हम, सबसे पहले देखिएगा, जब हम चुंबक व लूप ब्रैकेट में लिख लो परिनालिका, इसको लिख लो। जब हम चुंबक व लूप के बीच सापेक्ष गति कराते हैं, सापेक्ष रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति कराते हैं
तो कुछ निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं, कुछ निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। इसी निष्कर्ष को, ये जो निष्कर्ष निकला है, यही घटना हमारी कहलाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सेम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एक बेहतर अप्रोच बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। डायग्राम बिल्कुल बनाइए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ये डायग्राम, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ये डायग्राम, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये डायग्राम, और फिर आप यहाँ पे ये बातें बता दो। अब इसको लिखने के बाद, इस बातों को लिखने के बाद अब इनके निष्कर्ष क्या थे? देखो इनके निष्कर्ष क्या थे, ध्यान से देखिएगा। पहला निष्कर्ष में आप ये कह सकते हो कि जब चुंबक स्थिर है, पहला निष्कर्ष उन्हीं बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। जब चुंबक स्थिर है वह परिनालिका भी स्थिर है। जब चुंबक स्थिर है वह परिनालिका भी स्थिर है। इस शर्त में कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होती। इस शर्त में कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होती। सिंपल। और इसके बाद आप एक्सप्लेन कर दो। जस्ट थोड़ा सा लिखने का तरीका, अप्रोच क्लियर कर रहा हूँ। ये बताने के बाद अब आप इनके सेकंड निष्कर्ष में बता दो, जो उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब दूसरे निष्कर्ष में आप ये कह दो कि जब हमारा चुंबक स्थिर है और परिनालिका को आगे पीछे सापेक्ष गति कराते हैं तो हमें उस परिनालिका में प्रेरित धारा दिखाई देता है, और इसी के विपरीत जब हम परिनालिका को स्थिर रख करके चुंबक को आगे पीछे सापेक्ष गति कराते हैं तो पुनः हमें प्रेरित धारा परिपथ में दिखाई देती है, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कभी किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं या उनसे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना दिखाई देती है। तो इन तीन निष्कर्ष से जो मैं आपको बोल रहा हूं, तीनों निष्कर्ष मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक बार परिनालिका स्थिर है और चुंबक आगे पीछे सापेक्ष गतिमान है तो इस शर्त में प्रेरित धारा दिखाई देती है। और तीसरा घटना सबसे लास्ट, मतलब पहला मैंने लिख दिया है, दूसरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा ये है जब हमारा चुंबक स्थिर है और परिनालिका आगे पीछे सापेक्ष गति करती है तो इस दौरान भी हमें पुनः प्रेरित धारा दिखाई देती है। तो ये तीन निष्कर्ष हुए। अब तीन निष्कर्ष के बाद ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पहली स्लाइड है जहाँ से मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है। ये तो हिस्ट्री था, छोटा सा हिस्ट्री था। इसके बाद ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप कहोगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना थी उसकी परिभाषा क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना थी इसके परिभाषा में क्या लिखोगे। तो अब हमारा आता है निष्कर्ष के बाद डेफिनेशन आया। ये निष्कर्ष था, उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, और अब हमारा नंबर आया किसका, डेफिनेशन का। अब यहाँ पे नंबर आया डेफिनेशन का। बहुत देर से बच्चे इंतजार करेंगे सर डेफिनेशन क्यों नहीं बताए। डेफिनेशन का नंबर अब आया है ना। तो अब देखो क्या लिखोगे, किसी परिपथ से, ये मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी परिपथ से कॉमा लूप से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक
बल उत्पन्न हो जाता है यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को ही, मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस घटना को ही हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। सिंपल सा ये डेफिनेशन हमारा फिनिश। चलिए, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन, सिंपल से कंप्लीट। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। अब आप जस्ट खुद इमेजिन करके देखो, आप खुद एक बार सोच के देखो कि ये जो मैं इतना ब्रॉड एक्सप्लेनेशन किया हूँ, यू कैन ऑल्सो फील इट दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बताओ कि ऑस्टर्ड साहब ने यह प्रदर्शित किया कि चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है, ये बात ऑस्टर्ड ने बताया। फिर आप एक्सप्लेन करो कि माइकल फैराडे ने इसके विपरीत अपने विचार व्यक्त किए और अपने कुछ परीक्षण में यह प्रदर्शित किया कि क्या हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करके धारा उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि हाँ कर सकते हैं तो इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। तो फिर आप सेकंड स्लाइड में पैरा छोड़ करके आप बताओ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान घटनाएं क्या हुए थे, परीक्षण क्या हुए थे। तो 3 एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन कर दो, जो कि एनसीईआरटी में सेम एज वेल एज यही लिखा हुआ है। तो 3 एक्सपेरिमेंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर इसके बाद तब आप सबसे आखिरी लाइन में बताओ बेटा, ये जो ड्यू टू एक्सपेरिमेंट जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इन एक्सपेरिमेंट से ये आया हुआ निष्कर्ष है जिसको हम लोग फाइनली ये छापे हैं। अगर यही चीज मैं डायरेक्ट नोट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता बेस कहां से आया और थियरी कहां से आई, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना हद से ज्यादा कंपलसरी है। अब यहां पे मैं एक और कॉन्सेप्ट, एक खूबसूरत सा आपको रोड मैप सिखाता हूं। एक छोटा सा क्या कहते हैं हम लोग माइंड मैप बनाते हैं ना, छोटा सा शॉर्ट नोट्स, देखो कितना बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ऐसे लिखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को आप ऐसे अंडरलाइन करके लिखो। देखो सबसे पहले क्या, एक ऐसे डब्बा बना लो, ये देखो मैंने इतना बड़ा सा डब्बा बनाया, और इसमें लिख दो, इसमें आप ये लिखो, देखो क्या लिखना है। यहां पे आप सबसे पहले लिखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे, ध्यान से देखो ये एरो लगा दो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो अब किसका जन्म हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जन्म हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का जन्म हो गया तो अब इसके बाद यदि लूप बंद है, तो यहां पे लिख दो, यदि लूप हमारी कैसी है? बंद है, या फिर क्लोज लूप है, जो सर्किट हमारी है ये क्लोज लूप है। अगर क्लोज लूप है तो उस बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो आप लिख दो, बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी, उस बंद लूप में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी, ये हो गया। और इसी घटना को एरो लगा के रिवर्स के लिख दो, इसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ये देखिए एक रोड मैप कितना अच्छा क्लियर हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये एक जो रोड मैप मैंने बता दिया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज और बता सकते हो
यहाँ पे एक चीज़ और बता सकते हो, ये इंटर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सारा टॉपिक, ताकि इंटर के बच्चे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाए, कोरिलेट कर पाए। ये चीज़ जब आपने लिखा ना, ये माइंड मैप है एक तरीके से, इसको फ्लो चार्ट आप कह सकते हो, ये हमारा फ्लो चार्ट है एक तरीके से, फ्लो चार्ट। अब देखो ये फ्लो चार्ट के बाद आप बता दो कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे एक ऐसे अंडरलाइन करके, फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो आप बता दो, साइड में बता दो। यदि धारा परिवर्तित हो जाए, लिख लो इसको, आइए अगर हम लोग धारा को परिवर्तित कर दें, यदि धारा परिवर्ती हो, क्या हो, धारा परिवर्ती, तो धारा के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इजीली आप समझो, चाहे धारा परिवर्तित करो चाहे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करो, दोनों शर्त में ये हमारा चेंज हो जाएगा। और इजीली हम कह सकते हैं कि एरिया विल बी चेंज, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर हम लोग क्षेत्रफल भी परिवर्तित कर दें, एरिया, तो इस शर्त में भी प्रेरित विद्युतवाहक बल की घटना हो जाएगा। तो ये साइड में आप इस बात को बता दो कि अगर हम इन तीन फैक्टर को बदल देते हैं, अगर हम इस तीन फैक्टर को बदल देते हैं, तो वी कैन इजीली से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी प्रोड्यूस। और बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम कंप्लीटली फिनिश किए इस टॉपिक को कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना एग्जैक्टली क्या थी, तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, जो भी बातें थी थियरिटिकल वे में प्रदर्शित कर दो और नोट करके इस फ्लो चार्ट के बगल में लिख दो, फ्लो चार्ट के बगल में लिख दो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी संभव है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी संभव है या तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाए, या तो एरिया बदल जाए, या तो धारा स्वयं परिवर्तित हो जाए। तो अगर हम धारा का मान भी लगातार बदल रहे हैं, एकदम सेम बेटा ऐसे फील कर लेना है कॉन्सेप्ट को, ताकि एग्जाम में भूलो ना। ये 4 से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरा थ्योरम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ठीक है। तो ओवरऑल चाहे धारा का मान लगातार परिवर्तित करो तो भी फ्लक्स बदल जाएगा, चाहे एरिया का मान कंटिन्यूअसली चेंज करो तो भी फ्लक्स बदल जाएगा, और या फिर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ही परिवर्तित कर दो तो भी फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो इन तीनों के वजह से सिर्फ और सिर्फ यही तीन फैक्टर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली विल बी चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। सिर्फ और सिर्फ ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। और इसके तुरंत बाद अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हम लोग कदम रखते हैं कि फैराडे के दोनों नियम क्या हैं। फैराडे के दोनों नियम, फैराडे के दो नियम क्या हैं, फैराडे के दो नियम क्या हैं। तो इसको मुश्किल से 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, परिभाषा सिर्फ सुना देना है, कंप्लीट होगा। इनके दो नियम की सबसे पहली बात आप याद रखना, एक तो ऐसे प्रश्न पूछेगा फैराडे का प्रथम नियम, तो लिख लो भैया एकदम शॉर्टकट वे में, बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। आपसे एग्जाम में बोलेगा या तो फैराडे का प्रथम नियम बताओ, तो ये प्रथम नियम का मतलब है फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम का मतलब है कि ये टॉपिक, और इसी तरह आपसे बोलेगा कि फैराडे का द्वितीय नियम, तो फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों को शॉर्टकट में कोरिलेट कर देते हैं। अब यहां पे एक कीवर्ड और याद रखो, आपसे फैराडे का प्रथम नियम बोले तो भी यही छापना, फैराडे का द्वितीय नियम बोले तो भी ये छापना। और इसी को हम लोग ये भी कहते हैं, सर क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। घुमा नहीं रहा हूं बेटा, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में, बच्चा घूम जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। सेम उसी तरह यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। और सबसे खास बात, सबसे ज्यादा खास बात, जो सबसे डिफरेंट है, प्रथम नियम को ही बेटा कहा जाता है न्यूमैन्स लॉ। ये आप याद रखिएगा, न्यूमैन का नियम, इसी को कहा जाता है न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम। और इसको हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, लेंज। दूसरे नियम को नाम दिया जाता है लेंज का नियम और इसको कहा जाता है न्यूमैन का नियम। अब इसको कोरिलेट कैसे करें, तो इस बात को कोरिलेट करने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूले से ये पूरा थ्योरम खत्म। देखिए कैसे, फॉर्मूले के थ्रू पूरा थ्योरम खत्म। बस आपको फॉर्मूला ही पकड़ना है इसमें। एक फॉर्मूला यहां देते हैं, एक फॉर्मूला यहां लिखते हैं। तो देखिए ये पहला नियम समाप्त, तुम्हारा पहला नियम समाप्त। इस थ्योरम में कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले घटना में कि स्मॉल ई का मतलब है विद्युत वाहक बल का परिमाण, ये बराबर होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये कॉन्सेप्ट आपके किताब में लिखा हुआ है, ये परिभाषा बना देगा। और इसी से कोरिलेट करने के लिए अगर आप इसी फॉर्मूले को लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे, आइए बताते हैं। इसी फॉर्मूले को किताबें ऐसे लगती हैं, ई बराबर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी और बगल में एन से गुणा कर दो। तो ये हमारा फुल्ली फाइनल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब परिभाषा क्या कहेगा, तो आइए इसको समझा देते हैं कि परिभाषा में आपको लिखना क्या है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ई का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ई का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। मॉड लगा है, देख लो बाहर मॉड लगा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो ऋणात्मक, परिभाषा बनाने का भी तरीका सिखा रहा हूं, क्या बोलोगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये जो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी लिखा है, ये वाला टर्म डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और कंप्लीटली ये थ्योरम हमारा समाप्त। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में, अपने न्यूमैन के नियम में यह बात प्रदर्शित किया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण सदैव ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। सिंपल सा। ई का जो मॉड है, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसी परिपथ से गुजरने वाले ऋणात्मक, ऋणात्मक क्यों, बाहर माइनस, ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कहानी समाप्त। और लेंज का जो नियम है, दूसरा नियम जो कहता है, दूसरा नियम बिल्कुल सिंपल सा इजी है। आप यहाँ पे ये कहोगे किसी परिपथ से गुजरने वाले प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी, यह उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पे ये प्रेरित धारा का नियम है, यहाँ से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। और दूसरा नियम स्पेशली लेंज का नियम इसी बात को प्रदर्शित करता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका सिर्फ एक काम है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एक काम है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मतलब प्रेरित धारा की दिशा बताना, प्रेरित धारा की दिशा बताना। इसी को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा क्या है वो बता देना, और कुछ नहीं। और तो आप लिखोगे कैसे, लेंज के नियम में क्या लिखोगे, लेंज का नियम किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा परिभाषित करता है, यह सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। सिंपल सा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी, यह स्वयं उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो इन दो बातों के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समाप्त और ओवरऑल डिटेल्ड स्टडी 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश।
थियरी भी हमने एक्सप्लेन कर दिया बेहतरीन वे में, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसका दोनों लॉ भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास पे इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी आया हुआ टॉपिक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।